क्या ट्रंप पर हमला अमेरिका सरकार की एजेंसियों की साजिश थी? 1 मिनट तक शूटर छत पर रेंगता रहा, लेकिन पुलिस ने यह देखा क्यों नहीं? आखिर 15 मीटर की रेंज में फायरिंग में फेल होने वाले लड़के ने 400 मीटर दूर ट्रंप पर निशाना आखिर कैसे साध दिया? क्या किसी ने एक लड़के को ट्रंप पर हमले के लिए ट्रेन किया था? यह सवाल इसीलिए क्योंकि अब अमेरिकी फोर्स में काम करने वाले कई लेवल 1 के स्नाइपर का दावा है कि ट्रंप पर हमला हुआ नहीं, बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने ही करवाया। क्या चुनाव से पहले बड़ी खूनी साजिश की गई थी? बड़ा सवाल है, देखिए। His crimes is what they've done over 4 years in hiding. ट्रंप की जान का दुश्मन कौन है? 20 साल के शूटर को किसने दिया था हमले का ऑर्डर? ट्रंप पर फायर करने वाले शूटर के इरादे क्या थे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस क्रुक्स को लेकर अमेरिका में जो थ्योरी चल रही है वो चौंकाने वाली है। वहां इसे लेकर पूर्व सैनिकों ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 17 साल तक अमेरिकी सेना में रहे अलेक्जेंडर का दावा हैरान करने वाला है। अलेक्जेंडर 14 साल तक अमेरिकी फोर्स के स्पेशल ऑप्स में रहे और स्नाइपर टीम का भी हिस्सा रहे। उनके मुताबिक इतनी आसानी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाना बिना मदद के नहीं हो सकता है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि इस हमले को घरेलू आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है और आतंकरोधी और अपराध यूनिट साथ काम कर रही हैं, जिससे पता किया जा सके कि हमले का मकसद क्या था। लेकिन ट्रंप समर्थकों और पूर्व अमेरिकी सैनिकों ने जिस तरह से ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उससे यह आशंका बढ़ रही है कि आखिर ट्रंप को शिकार बनाने के लिए क्या अमेरिकी एजेंसी ने साजिश की थी? अमेरिकी फोर्स में कई साल तक लेवल 1 स्नाइपर रहे मैथ्यू मर्फी ने भी इसी तरह का दावा किया है। President Donald Trump yesterday, without a doubt in my mind, was a planned and coordinated attack on the president inside our government, our local agency or police force. ट्रंप समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि जिस वक्त ट्रंप का भाषण चल रहा था, वहां कुछ लोगों ने शूटर को छत पर रेंगते देखा और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। ये गोली चलने से 5 मिनट पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का छत पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। There are teams from the Secret Service that go out days, if not weeks, if not months, before the president will ever be at that spot. And they do a site security assessment. And they do that with the local police forces and agencies to ensure that every potential security threat or vulnerability is secured and, of course, protected against. वहीं ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से वहां के लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहां तक कहना पड़ा कि लोग इस बारे में अपनी थ्योरी ना बनाएं, सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने दें। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को अस्वीकार कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत का फैसला शरीयत में सीधा दखल है। तो वहीं मुस्लिम समाज में एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और दूसरा इसे इस्लाम का मामला बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक मुसलमान से आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो शरीयत को छोड़ के किसी और कानून के तहत जिंदगी गुजारे, ये उस पर ऑब्लिगेटरी है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जताया है। बोर्ड ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से टकराता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का
इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि सारे कानून जो है शरई वो सिर्फ मर्दों के लिए सही है, मर्दों के ऊपर लागू होने चाहिए, औरतों को जो है बिल्कुल उसमें दबा कर रखना चाहिए। या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुकम्मल तौर पर शरीयत पर अमल करें, या फिर इंसानियत के लिए जो देश का कानून है उस पर अमल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक आजादी के खिलाफ है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। जब संविधान ने समानता की बात करी है, उसमें किसी एक मजहब की बात तो है नहीं, सभी मजहब की बात है। अब आप उसको जो है वो कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश, ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि शरीयत के तहत गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन महिलाओं को सहारा मिल सकता है जिसका दुनिया में कोई नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समाज जो है शरिया को ज्यादा मानती है और वो आखिरी तक मानते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे रही है तो ये उन महिलाओं के लिए बेहतर हो सकता है जिनका कोई सहारा नहीं दुनिया में। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फाइनल अथॉरिटी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोबारा चैलेंजेस करने के मौके मिलते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फाइनल अथॉरिटी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फिर दोबारा भी उसको चैलेंजेस करने के मौके मिलते हैं। एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन इट द सुप्रीम कोर्ट को अपने ही ऑर्डर्स को बाद में निरस्त करना पड़ा है, उसको फिर दोबारा अमेंड करना पड़ा है, उसको करेक्शन करना पड़ा है। मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता भी पर्सनल बोर्ड के फैसले के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले खुद में रिफॉर्म लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि इतना बड़ा फैसला दिया औरतों के हक में, लेकिन उसी के साथ साथ अफसोस होता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको खुद में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब वो पलटवाने की बात कह के तो पूरे समाज में मुस्लिम जो इस्लाम है उसको वो आप किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करें। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। अब इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां तक कानूनी लड़ाई लड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। एएसआई के वकील ने इंदौर हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश भी कर दी है और अब मामले में 22 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। रिपोर्ट देखिए। धार की भोजशाला अब खुलेगा ताला, सर्वे पूरा, हाई कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। भोजशाला सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, मंदिर या मस्जिद, साफ होगी तस्वीर। धार की भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद के बीच एएसआई सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में 98 दिन किए गए सर्वे का पूरा लेखा जोखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अब भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, अब इसकी तस्वीर साफ होगी। अब आपको बताते हैं भोजशाला के सर्वे में क्या क्या मिला है। सर्वे में क्या मिला? चांदी
तांबे, एल्यूमिनियम के सिक्के, 94 मूर्तियां और मूर्ति कला के टुकड़े, खंभों में 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां, भगवान गणेश और ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। भोजशाला के स्तंभों पर मानव और पशु आकृति। सर्वे में कई लंबी साहित्यिक रचनाएं मिली। भोजशाला को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो 98 डेज के सर्वे में हमने देखा था वो बहुत ही क्रूशियल था। वहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और ये साबित करती है पूरी रिपोर्ट और ये पूरा सर्वे कि वो चीख चीख के भोजशाला कोई एक मस्जिद परिसर नहीं था, वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था, जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा था। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगा। उसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा रखी है और अब इस पूरे रोक को हटाने की मांग की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही, उन बातों से जो सच है वो छुप नहीं पा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बात योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने जब से कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के लिए नियम कायदे बनाए हैं, तब से सियासी घमासान जारी है। सीएम योगी ने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थीं, तारें टूट जाती थीं, पेड़ों को काट दिया जाता था। लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब अपनी सरकार आएगी, सारे कायदे कानून बदल दिए जाएंगे। तो क्या योगी के बयान पर हो रहा है सियासी घमासान? रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम के जुलूस को लेकर यूपी में सीएम योगी ने नियम कायदे बनाए हैं, जिसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थी, तार टूट जाते थे, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी में मुसलमानों के त्योहार में अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया है। पहले 20 से 55 फीट के ताजिए निकलते थे, लेकिन जबरन ताजियों को छोटा कर दिया गया। इसका मुद्दा वो संसद में भी उठाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। और इस मुद्दे को मैं बहैसियत सांसद होने के नाते मुझे मौका मिलेगा, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताजिए की हाइट को जो परंपरा चली आती थी उसको क्यों बंद कर दिया गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क यही नहीं रुके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिमों के धर्म का सम्मान होगा। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर
सारे समाज, मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों को फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट कर माहौल बनाया जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। हमारे योगी साहब कहते हैं बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना, उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। एक तरफ सीएम योगी दंगाइयों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, वहीं अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने कई लड़कों को हिरासत में लिया है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मुहर्रम जुलूस में विवादित नारेबाजी को लेकर संत समाज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर ने इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है और सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन को नियम कायदे बनाकर उनका पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर अब वार पलटवार के साथ सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में नीट, नर्सिंग घोटाले समेत परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। सिम हाउस घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। नीट, नर्सिंग घोटाला और छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत एनएसयूआई के पदाधिकारी शामिल हुए। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखा। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ता डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस प्रकार की प्रताड़ना सरकार पुलिस को आगे करके कर रही है, शर्मनाक है। यहाँ पे जो छात्र आए हैं वो कोई अपराधी या टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सरकार घबराई हुई है। कार्रवाई करनी चाहिए मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर और उनको प्रोटेक्शन दे रही है, और जो छात्र न्याय की मांग करने सड़क पर आए हैं उनके ऊपर इस प्रकार की प्रताड़ना कर रही है। पुलिस ने जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट, नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाया। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई। कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें
बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं से डरती है, जिसके चलते इस पर फैसला नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर से वो नियुक्त करे जा रहे हैं जो एबीवीपी या फिर बीजेपी से पहले पदाधिकारी थे, जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का स्तर गिराया सरकार ने आकर और छात्रों की आवाज को दबाने का काम करा है। इसलिए हम मुख्य तौर पर मांग भी करते हैं कि तुरंत छात्र संघ चुनाव की बहाली की हम बात करते हैं। नीट, नर्सिंग घोटाला समेत परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस अब मजबूती से विरोध कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने सदन में भी जमकर हंगामा किया था। भोपाल से वासु चौरे, न्यूज 18। और उधर गुना में कार्यक्रम के दौरान नेताजी का जब गजब बयान सामने आया है। कॉलेज के एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने छात्रों को गजब का ज्ञान दिया है। माननीय ने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, जीवन यापन करना है तो पंचर की दुकान खोल लो, कम से कम जिंदगी तो चल पाएगी। ये अजब और गजब बयान के बाद अब विधायक पन्नालाल शाक्य चर्चाओं में आ गए हैं। की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। नेताजी की छात्रों को गजब सलाह, कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होगा। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, पंचर की दुकान खोल लो, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। पंचर की दुकान से चलेगी जिंदगी। ये बयान गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के समारोह के दौरान ये बात विधायक ने कही। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, ये कहना है विधायक जी का। कॉलेज में पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर पंचर की दुकान खोल लो। ये कैसा ज्ञान है? अगर पंचर की दुकान ही खोलनी है तो पढ़ाई क्यों, लाखों रुपए क्यों खर्च किया जाए, सीधा पंचर की दुकान ही खोल ली जाए। केवल एक बोध वाक्य पकड़ लेना, केवल एक बोध वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। ऐसा नहीं होने वाले, पेड़ तो मिलते ही लगा नहीं होंगे। विधायक का ये बयान और ज्ञान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही।